Hello students, welcome back. So today we are going to start a new topic. आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. टॉपिक का नाम है हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कभी कभी इसको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं. CONCORD, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहो, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहो, एक ही बात है. अब ये क्या होता है? देखिए, स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट की थी बातें डिस्कस करना, तब सबसे पहले हमने यही कहा था कि एक सेंटेंस तब बनता है जब उसमें एसेंशियली दो चीज़ें हों, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब. विदाउट दीज टू थिंग्स यू कैनॉट मेक अ सेंटेंस. इन दो चीज़ों के बगैर आप सेंटेंस नहीं बना सकते, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना. अब कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का होना ही काफ़ी नहीं होता. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट का होना भी ज़रूरी होता है. हमने टेंसेस पढ़े हैं, तो टेंसेस में हमने देखा था कि कई बार जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता था तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SAIS का यूज़ करते थे. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस जब हमें बनाना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम डू और डज में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं. अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो हम डज यूज़ करते हैं, नहीं तो हम डू का यूज़ करते हैं. ही डज नॉट, आई डू नॉट, इस तरह से. ठीक है. तो ये जो चीज़ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को देखकर उसके अनुसार वर्ब यूज़ करना, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है. मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होनी चाहिए. The verb must agree with the subject. वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होनी चाहिए. एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स सहमति. यहाँ पर एग्रीमेंट मीन्स जैसे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है. इफ टू पीपल अग्री विथ ईच अदर, अगर दो लोग एक दूसरे से सहमत होते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर इन एग्रीमेंट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से सहमत है. तो उसी तरह से सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेंटेंस की वर्ब के बीच में भी एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है. अब ये एग्रीमेंट जो है ना, जैसे सिंपल पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ा था, तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है. अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हो, सेकंड फॉर्म का यूज करते हो. नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, डिड का यूज करते हो. तो यहां फिर ये चीज मैटर नहीं करती. यहां हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं देखते, क्योंकि यहां तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ सेकंड फॉर्म ही आनी है, सिंगुलर हो या प्लूरल, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन. लेकिन जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें सब्जेक्ट को देख करके ये डिसाइड करना होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम SAIS का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, है ना. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते वक्त हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखना होता है. सिंपल पास्ट का जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म जब हम यूज करते हैं, तो सेकंड फॉर्म तो सबके साथ एग्री करती है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ. तो वहां फिर हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं. अब देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स वॉज waiting for the result. The students was waiting for the result. He teaches mathematics. एक बार आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के देखो. The students was waiting for the result, है ना. जब हम पढ़ेंगे सेंटेंस को तो हमारा ध्यान अपने आप मिस्टेक के ऊपर जाएगा. अगर हमने टेंसेस पढ़ रखे हैं, अगर हमारे ग्रामर के जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हैं, तो हमें सेंटेंस को पढ़ते ही कह देंगे कि इसमें तो गलती है. और गलती कहाँ है? यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉज, है ना. क्या गलती है? सब्जेक्ट है आपका द स्टूडेंट्स, प्लूरल सब्जेक्ट है, और वर्ब जो आपने साथ में लगाई है वो है वॉज, जो कि एक सिंगुलर की वर्ब है ना. तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल का है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल की होनी चाहिए. द स्टूडेंट्स वॉज नहीं होना चाहिए, द स्टूडेंट्स वर होना चाहिए. या फिर यहाँ द स्टूडेंट्स की जगह द स्टूडेंट होता
तो चल जाता, द स्टूडेंट वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, वो स्टूडेंट रिजल्ट का वेट कर रहा था, स्टूडेंट्स रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो यहां पे तो स्टूडेंट्स है ना, तो वर आएगा। तो ये जो सेंटेंस पहले लिखा था द स्टूडेंट्स वॉज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, इस सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या थी? इस सेंटेंस में प्रॉब्लम यह है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, वर्ब सिंगुलर की है, सब्जेक्ट प्लूरल का है। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल का है तो वर्ब भी प्लूरल की होनी चाहिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की होनी चाहिए। इसी तरह से ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ही टीच अस मैथमेटिक्स। अब अगर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमें याद है, तो ही टीच अस मैथमेटिक्स नहीं होगा। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसके साथ एस या एस आता है, तो ही टीचेस अस मैथमेटिक्स होना चाहिए, वो हमें मैथमेटिक्स पढ़ाता है, ही टीचेस अस मैथमेटिक्स। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम थी, पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं था। तो जब तक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक आपका सेंटेंस जो है वो एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए आपकी वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, और हमेशा देखो वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होता है, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट वर्ब के साथ नहीं होता। समझिए इस बात को, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज की जाती है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब देखो जैसे ये सेंटेंस है द स्टूडेंट्स वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो मैंने आपसे कहा कि भी गलती एरर जो है वाज में है, वाज की जगह वर कर देने से सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये क्यों नहीं कहा कि मिस्टेक इसमें है स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स का एस हटा देते हैं तो भी सेंटेंस सही हो जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट को सिंगुलर बना दूं एस हटा करके तो फिर वाज सही था ना, द स्टूडेंट वाज वेटिंग फॉर द रिजल्ट। लेकिन होता क्या है देखो, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मिस्टेक होती है, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर होता है तो एरर जो है वो वर्ब वाले पार्ट में होता है, यानी हमें वर्ब को चेंज करना है, सब्जेक्ट को नहीं। करेक्शन करने के लिए यू हैव टू चेंज द वर्ब, यू डोंट हैव टू चेंज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को चेंज नहीं करोगे, किसको चेंज करोगे? वर्ब को। हमेशा वर्ब का यूज सब्जेक्ट को देख के किया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी ये कॉमन एरर के क्वेश्चन एग्जाम्स में इस टॉपिक पे बहुत सारे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस सेंटेंस करेक्शन के कॉमन एरर्स के पूछे जाते हैं। तो उसमें ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है या मिस्टेक है तो वो एरर जो है सब्जेक्ट वाले पार्ट में नहीं वर्ब वाले पार्ट में बताया जाएगा, करेक्शन हम वर्ब वाले पार्ट में करेंगे, वर्ब को बदलेंगे, सब्जेक्ट को नहीं। ठीक है, तो अब ऐसे अगर देखें तो एक बहुत सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है ये। ठीक है सिंपल कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में जो है हम ये डिसाइड नहीं कर पाते, सेंटेंस को देखकर पढ़कर हम ये तय नहीं कर पाते कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट है या नहीं। ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए है ना हमें कुछ रूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। हालांकि मैं रूल वर्ड को यूज करना ज्यादातर अवॉइड करता हूं, लेकिन फिर भी कभी कभी ये वर्ड यूज करना पड़ जाता है, रूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमें समझने होंगे, उन्हें हमें याद रखना होगा। ठीक है, ताकि हम सेंटेंस को देख करके ये तय कर पाएं एक तो कि सेंटेंस में एग्रीमेंट है या नहीं, और हम अपना खुद का सेंटेंस अगर बनाएं तो एटलीस्ट उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हमसे ना हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एक तो हम ये कहते हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट in number and person, in number and person। आपकी वर्ब आपके सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट में होनी चाहिए, और वो एग्रीमेंट किस चीज का होता है? नंबर और पर्सन का। पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और नंबर का मतलब होता है वचन, जिसको हिंदी में कहते हैं एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, है ना। तो सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन्हें देख करके फिर वर्ब यूज की जाती है। किस टाइप के सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब यूज करनी है, तो जब हम टेंस का टॉपिक पढ़ चुके होते हैं तो ये चीजें क्लियर हो गई होती हैं हमारी।
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल ले लो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, तो हम ये कहते हैं ही हैज डन अ गुड जॉब। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, उसने अच्छा काम किया, ही हैज डन अ गुड जॉब। तो ही हैज डन अ गुड जॉब, इसमें सब्जेक्ट है ही, ठीक है। तो ये जो हैज है, हैज को कब यूज करते हो आप? हैज को तब यूज करते हो जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन, ये पढ़ रखा है आपने, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। बाकी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के साथ आप हैव यूज करते हो, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसमें देखो पर्सन और नंबर दोनों आ गए ना। हैज का यूज क्यों किया है सेंटेंस में हमने? क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो हमने सब्जेक्ट के नंबर और सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हमने वर्ब का यूज किया। इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब अगर मैंने ही के साथ हैज का यूज ना करके हैव का यूज किया होता, ही हैव डन अ गुड जॉब, तो वो एक एरर हो जाता, मिस्टेक हो जाती। अगर मैं ये कहता हूं कि ही हैव डन अ गुड जॉब, तो ये तो गलत है, क्योंकि ही के साथ हैव नहीं आता, ही के साथ हैज आता है। तो इसीलिए द वर्ब मस्ट अग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, और वो एग्रीमेंट होता है नंबर का और पर्सन का। जो जैसी वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ यूज होती है उसको उसी सब्जेक्ट के साथ यूज करना चाहिए। अब इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहते हो इस चीज को, तो आप ऐसे कह सकते हो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब सरल भाषा में, लेमैन की लैंग्वेज में किसी को समझाना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो ये कह सकते हो कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करो, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करो। इस तरह से अ सिंगुलर सब्जेक्ट takes a singular verb and a plural subject takes a plural verb. एक सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, और एक प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसके बाद एक प्लूरल की वर्ब आती है। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि इस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम रूल्स, कुछ रूल्स की हेल्प से, जिन्हें हम कहेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले रूल नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा, देखिए इसमें क्या है कि हर रूल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, और फिर वो जो रूल है वो बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस में पहले मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा आपको, हर सेंटेंस में वर्ब की जगह खाली होगी, ब्लैंक होगा। उसके लिए आपको 2 या 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको सेंटेंस पढ़ के सब्जेक्ट को देख के डिसाइड करना होगा कि यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा या प्लूरल वर्ब का। ठीक है, और उसके बाद फिर रूल और उसका एक्सप्लेनेशन हम उसके बाद में देखेंगे, तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा इस तरह से। तो आई एम राइटिंग अ फ्यू एग्जाम्पल्स, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं। सबसे पहले John and Peter cousins। ऑप्शन है was ever, आपको was ever में से कोई एक वर्ब यूज करनी है यहां पे। She and her elder sister
called for the interview. He and I members of same group. His friend and well-wisher advised him to wait. एक बार जरा इन सेंटेंसेस को पढ़ो पहले और फिर देखो इन चारों सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है. कॉमन क्या है इन चारों सेंटेंसेस में? क्या कॉमन है? इन चारों सेंटेंसेस में कॉमन है एंड, AND, एंड. जो सब्जेक्ट है जैसे जॉन एंड पीटर, तो हमने दो नाउन्स एंड से जोड़े हैं, कनेक्ट किए हैं. शी एंड हर एल्डर सिस्टर, हमने दो चीजों को एंड से कनेक्ट किया है. ही एंड आई, दो प्रोनाउंस को एंड से जोड़ा गया है. इसमें भी हिज फ्रेंड एंड वेल विशर, एंड से दो चीजें कनेक्टेड हैं. तो इन चारों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में एंड का यूज हुआ है. और एंड का यूज क्यों होता है? AND, एंड क्या है? कंजंक्शन है. और इस कंजंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? दो चीजों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए. दो नाउन्स को कनेक्ट कर सकते हो, दो प्रोनाउंस को कनेक्ट कर सकते हो एंड से. ठीक है. तो अब देखो, अब यहां सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसके साथ जो वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल, वो हमें डिसाइड करना है, वो हमें तय करना है. तो जॉन एंड पीटर वॉज कजन्स या वर कजन्स? आपको कहना है कि जॉन और पीटर दोनों लोग एक दूसरे के कजन्स थे. तो जॉन एंड पीटर वर कजन्स, क्योंकि कितने लोग थे? दो लोग थे. वी आर टॉकिंग अबाउट टू पीपल, तो दो तो प्लूरल होता है. तो हमें यहाँ प्लूरल वर्ब यूज करनी है, और इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी है? वर. ठीक है. अब इसमें देखिए, जो लोग ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला ये लेक्चर, ये वीडियो देख रहे हैं, और उन्होंने अगर पहले टेंस वाला वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार पहले वो टेंस वाली सारी क्लासेस उन्हें जो है वो देख लेनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपने टेंसेस नहीं पढ़े हैं और आप सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है उसको करना चाह रहे हो, तो प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके टेंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो. ठीक है. तो जो लोग सिर्फ ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, टेंस का लेक्चर देखे बिना, तो उन्हें मैं यही एडवाइस करूंगा कि पहले एक बार वो टेंस वाली सारी क्लासेस जो है उसको देख लें अच्छे से. ठीक है. फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे आए. तो जॉन एंड पीटर वर कजन्स. शी एंड हर एल्डर सिस्टर, वो और उसकी बड़ी बहन. अब हमें ये डिसाइड करना है कि सब्जेक्ट को सिंगुलर मानना है या प्लूरल. वो और उसकी बड़ी बहन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया. अब इंटरव्यू के लिए कितने लोगों को कॉल किया गया? दो लोगों को, उसे और उसकी एल्डर सिस्टर को, है ना. तो टू पीपल वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. तो शी एंड हर एल्डर सिस्टर वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. प्लूरल वर्ब यूज करोगे. He and I, members of the same group. आप कह रहे हैं कि वो और मैं, हम दोनों एक ही ग्रुप के सदस्य हैं. तो कितने लोगों की बात हो रही है? कितने लोग हैं जो सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं? टू पीपल, दो लोग हैं. He and I, है ना. तो इसमें देखो वर्ब जो है ना, वो I के अकॉर्डिंग am का यूज नहीं करना है. He and I को प्लूरल सब्जेक्ट मानते हुए are का यूज करना है, क्योंकि बात दो लोगों की हो रही है. He and I are members of the same group. इसी तरह से हिज फ्रेंड एंड वेल विशर, उसका दोस्त और शुभचिंतक. अब देखो, उसका दोस्त और शुभचिंतक जो है, उससे कहा है कि इंतजार करो. उसको इंतजार करने की सलाह दी है. किसने? उसके फ्रेंड ने और उसके वेल विशर ने.
तो अब देखो यहां तक जो 3 सेंटेंस हमने देखे थे, तो यहां तो हमें पता चल रहा था कि हम 2 अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं। जॉन और पीटर ये 2 अलग अलग नाम है, दैट मीन्स दे आर 2 डिफरेंट पीपल, वो 2 अलग अलग लोग हैं। ठीक है, शी एंड हर एल्डर सिस्टर ये भी 2 अलग अलग लोग हैं। ही एंड आई, वो और मैं, ये भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, 2 लोग हैं। लेकिन यहां इस सेंटेंस में 2 चीजें पॉसिबल हैं। उसका दोस्त और उसका वेल विशर एक व्यक्ति हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि उसका फ्रेंड एक अलग इंसान हो और उसका वेल विशर, उसका शुभ चिंतक जो है वो कोई और हो, है ना। तो यहां दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। देखो अब अगर उसका फ्रेंड और वेल विशर ये 2 अलग अलग लोग हैं, तब तो हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए कि भाई उसके दोस्त ने और उसके शुभ चिंतक ने, दोनों ने उसे वेट करने की सलाह दी है। और अगर एक ही इंसान है जिसको आप उसका दोस्त और शुभचिंतक बता रहे हो, तो फिर आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। ठीक है, तो अब पहले तो हमें यह डिसाइड करना है कि लोग कितने हैं, 1 या 2। तो इस सेंटेंस में तो देखो एक ही इंसान की बात हो रही है। हिज फ्रेंड एंड वेल विशर हैज एडवाइज्ड हिम टू वेट। क्योंकि देखो क्या होता है, कैसे पता चला, अब यहां तो पता चल गया इन सेंटेंसेस में कि 2 अलग अलग नाम हमने लिए, इसका मतलब हम 2 अलग अलग लोगों की बात कर रहे थे। लेकिन यहां देखो एक डिटर्मिनर से रिलेटेड एक रूल है। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स जो हमने पहले पढ़े थे, क्या होता है कि अगर हम एक ही पर्सन, एक ही इंसान की 2 क्वालिटीज बताते हैं, ठीक है, एक ही इंसान या एक ही चीज की 2 क्वालिटीज बताते हैं, और वहां अगर हम डिटर्मिनर का यूज करते हैं साथ में, तो डिटर्मिनर का यूज हम सिर्फ एक बार करते हैं। और अगर हम 2 अलग अलग लोगों या 2 अलग अलग चीजों की बात करते हैं, तो डिटर्मिनर्स भी फिर हम अलग अलग यूज करते हैं। अब जैसे देखो इस सेंटेंस में हिज क्या है, हिज एक डिटर्मिनर है। हिज फ्रेंड, उसका दोस्त, हिज इज अ डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर इसमें आपने सिर्फ एक बार यूज किया फ्रेंड के साथ, वेल विशर के साथ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि एक ही इंसान, एक ही पर्सन है, एक ही व्यक्ति है जो उसका दोस्त है और उसका शुभ चिंतक भी है। तो हिज फ्रेंड एंड वेल विशर हैज एडवाइज्ड हिम टू वेट। अब अगर मान लो उसका दोस्त और उसका शुभ चिंतक ये 2 अलग अलग लोग होते, तो वेल विशर के साथ भी फिर आप हिज यूज करते, फिर आपका सेंटेंस होता हिज फ्रेंड एंड हिज वेल विशर। मतलब एक उसका दोस्त है और दूसरा उसका शुभ चिंतक है, 2 लोग हैं, उन दोनों ने उसको वेट करने की सलाह दी है। ऐसे केस में फिर क्या होता, वेल विशर के साथ भी हिज का यूज हुआ होता। तो हमें कैसे भी सेंटेंस से पता चल जाता है कि हम 2 अलग अलग चीजों या लोगों की बात कर रहे हैं या एक की ही बात कर रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस, my uncle and guardian come to meet me. My uncle and my guardian come to meet me. मेरे अंकल और गार्डियन, अब मेरे अंकल और गार्डियन ये 2 अलग अलग लोग हैं या एक? पहले सेंटेंस में तो देखो माई डिटर्मिनर का यूज एक बार ही हुआ है, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। आप एक ही इंसान की बात कर रहे हो जो आपके अंकल भी हैं और गार्डियन भी हैं। तो माई अंकल एंड गार्डियन हैज कम टू मीट मी, मुझसे मिलने आए हैं मेरे अंकल जो कि मेरे गार्डियन भी हैं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में आपने डिटर्मिनर माई का यूज 2 बार किया, अंकल के साथ और फिर गार्डियन के साथ भी। तो जब आप कहते हो माई अंकल एंड माई गार्डियन, तो इसका मतलब नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट
टू डिफरेंट पीपल। अब आप दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो मुझसे मिलने दो लोग आए हैं, एक मेरे अंकल हैं, दूसरे मेरे गार्डियन हैं। तो माय अंकल एंड माय गार्डियन हैव कम टू मीट मी। तो जहां बात एक की हो रही थी वहां हमने सिंगुलर वर्ब यूज की, और जहां हम दो लोगों की बात कर रहे थे वहां हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया, है ना। तो देखो यहां एंड से कनेक्टेड दो नाउन्स हैं, अंकल एंड गार्डियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड से कनेक्टेड दो नाउन्स, एंड से जोड़ी गई दो चीजें अगर आपके सब्जेक्ट में हो तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो। ज्यादातर यही होता है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि सब्जेक्ट में अगर दो चीजें एंड से कनेक्टेड होती हैं तो ऐसे सब्जेक्ट को हम जनरली प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी अगर एंड से जोड़े गए नाउन्स एक ही इंसान की बात कर रहे हों या एक ही चीज की बात कर रहे हों तो वहां फिर हम प्लूरल वर्ब का नहीं सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में हमने किया। इसी तरह से द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म questioned by the police। अब कोई फिल्म बनती है तो उसका एक प्रोड्यूसर होता है, उसका एक डायरेक्टर होता है। तो कभी कभी तो क्या होता है कि वही आदमी फिल्म को प्रोड्यूस करता है और वही उसको डायरेक्ट भी करता है। निर्माता निर्देशक एक व्यक्ति होता है। तो अब इस सेंटेंस में देखो, एक पर्सन की बात हो रही है या दो की? आपने कहा कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा। पुलिस ने क्वेश्चन किया किसको? फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को। अब देखो इसमें आर्टिकल द का यूज सिर्फ एक बार ही हुआ है, डिटर्मिनर जो है ना वो सिर्फ एक बार आया है। तो इसका मतलब आप एक ही पर्सन की बात कर रहे हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। वही आदमी फिल्म का प्रोड्यूसर भी था और वो उसका डायरेक्टर भी था। तो द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वॉज क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस, वॉज क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। अब अगर ये दो अलग अलग लोग होते तो आप डायरेक्टर के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल यूज करते, फिर आपका सेंटेंस होता ये, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म questioned by the police। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस ने पूछताछ की किससे? फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म के डायरेक्टर, दो अलग अलग लोगों से। दिस टाइम यू हैव टू पीपल इन माइंड। इस बार आपके माइंड में दो लोग हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। देखो आर्टिकल द का दो बार यूज हुआ है, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। तो यहां पे फिर आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे वर क्वेश्चन्ड बाय द पुलिस। ठीक है ना। तो ये जो पहला पॉइंट हमने लिया, ये पहला रूल जो हम देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो हमें ये बताता है कि ऐसे सब्जेक्ट के साथ क्या करना चाहिए जिस सब्जेक्ट में एंड का यूज हुआ हो। किसका? AND, एंड का। अब एंड का यूज हम क्यों करते हैं? कनेक्ट करने के लिए, दो या दो से ज्यादा नाउन्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो रूल क्या है ये तो हमने देखे, एग्जाम्पल्स देखे हमने। अब इससे रिलेटेड जो रूल है वो हम लिखेंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 पहला नियम ये है, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स
or pronouns connected by and, and, and take a plural verb. Two or more singular nouns or pronouns connected by and take a plural verb. मतलब दो या दो से ज्यादा singular nouns या pronouns, सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस अगर एंड से कनेक्ट किए गए हों, एंड से जोड़े गए हों, तो उसके साथ जो वर्ब यूज होती है वो प्लूरल की होती है, जैसा कि अभी हमने इन एग्जांपल्स में देखा. लेकिन अब इसका एक्सेप्शन भी है. द वर्ब इज सिंगुलर इफ the nouns so connected are used to talk about the same person, animal, object और आइडिया. अब ये क्या कह रहा है? पहले तो ये कहा हमने कि दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस अगर हमने एंड से कनेक्ट किए हैं तो ऐसा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है और ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. फिर हमने कहा कि अगर इफ द नाउन्स सो कनेक्टेड मींस अगर इस तरह जोड़े गए नाउन्स, इस तरह से एंड से कनेक्ट किए गए नाउन्स, एक ही व्यक्ति, सेम पर्सन, एनिमल एक ही जानवर, सेम ऑब्जेक्ट एक ही वस्तु या सेम आइडिया एक ही विचार की बात करते हो. दो नाउन आपने एंड से कनेक्ट किए हैं लेकिन आप बात कर रहे हो एक पर्सन की, एक एनिमल की. वो दोनों क्वालिटीज या वो दोनों जो नाम आपने यूज किए वो एक ही व्यक्ति के लिए हैं, एक ही जानवर के लिए हैं, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए हैं या एक ही आइडिया के लिए हैं. आइडिया मीन्स कॉन्सेप्ट, विचार. तो ऐसे केस में फिर आपकी वर्ब सिंगुलर की होती है. द वर्ब इज सिंगुलर इफ द नाउन्स सो कनेक्टेड are used to talk about the same person, animal, object or idea. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ इस सेंटेंस में दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. ठीक है, और बात एक ही पर्सन की हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ वॉज का यूज किया. और इस एग्जांपल में द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर, दो नाउन्स हमने यूज किए, दोनों को हमने एंड से कनेक्ट किया. बात हम दो लोगों की कर रहे थे इसलिए हमने यहाँ प्लूरल वर्ब यूज की, वर. ठीक है, तो ये रूल नंबर 1. अब इसके और एग्जांपल्स हैं बहुत सारे. देखो जरा इन एग्जांपल्स को. ब्रेड एंड बटर,
हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हैं, ब्रेड एंड बटर. कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क. Served to them in breakfast. Curry and rice. Always been one of my favorite dishes. The horse and carriage arrived. Slow and steady wins the race, या फिर win the race. Now just have a look at these examples. फर्स्ट है ब्रेड एंड बटर. अब आप कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर जो है उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है. अब यूं अगर हम देखें तो ब्रेड और बटर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दो अलग अलग मटेरियल्स हैं. लेकिन लोग जो है ब्रेड के ऊपर बटर लगा करके उसको एक डिश के तौर पर खाते हैं. तो जब आप ब्रेड एंड बटर का यूज़ इस तरह से एक डिश के रूप में करते हो तो ये नाउन्स तो दो होता है लेकिन इसके पीछे आइडिया एक है. हाँ, यू आर रेफरिंग टू द सेम आइडिया. दीज टू नाउन्स आर रेफरिंग टू द सेम आइडिया. यानी आप इन दो चीज़ों को एक ब्रेकफास्ट की डिश के रूप में देख रहे हो. तो नाउन्स तो दो हैं लेकिन क्योंकि आप उसको एक ब्रेकफास्ट की डिश मान रहे हो तो सिंगुलर वर्ब यूज करना है. ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट. ब्रेड एंड बटर उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है. ठीक है. कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क बिल्कुल इसी तरह का एग्जांपल है. लोग दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल के खाते हैं तो वो भी एक डिश हो जाती है, एक खाने की चीज हो जाती है. तो इसके पीछे भी विचार एक है. हम कॉर्नफ्लेक्स को और मिल्क को दो अलग अलग चीजों के रूप में नहीं देख रहे हैं. यहाँ पर हम उन दोनों को खाने की एक डिश के रूप में देख रहे हैं. कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क वाज सर्व टू देम फॉर ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में उन्हें कॉर्नफ्लेक्स और दूध दिया गया, यानी एक डिश दी गई जिसमें दो चीजें थी, कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क. तो दो नाउन्स कनेक्टेड हैं एंड से, लेकिन इसके पीछे आइडिया एक है. तो व्हेन टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड हैव बीन यूज्ड टू रेफर टू द सेम आइडिया तो आपकी वर्ब सिंगुलर की होती है. करी एंड राइस सिमिलर एग्जाम्पल. ऐसा एग्जाम्पल ये है, करी एंड राइस हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज. करी और चावल जो है वो मेरी पसंदीदा डिशेज में से एक रहा है हमेशा. आप खुद कह रहे हो, यहाँ पे तो डिश वर्ड भी आपने यूज किया है. करी एंड राइस हैज ऑलवेज बीन वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज. तो क्योंकि आप उसको डिश की तरह देख रहे हो, इसके लिए वर्ब आपकी जो होगी वो सिंगुलर की होगी, प्लूरल वर्ब यूज नहीं करोगे. द हॉर्स एंड कैरेज अराइव्ड, जिसको कहते हैं घोड़ा गाड़ी. देखो इसमें फिर से दो नाउन है, हॉर्स और कैरेज, दोनों एंड से कनेक्टेड है. ठीक है. लेकिन आप हॉर्स के साथ जब कैरेज को अटैच कर देते हो या कैरेज के साथ जब आप हॉर्स को अटैच कर देते हो तो वो एक चीज बन जाती है, एक व्हीकल बन जाता है जिसको हम कहते हैं घोड़ा गाड़ी. ठीक है. तो हम इसको दो नाउन्स हैं एंड से कनेक्टेड हैं लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही है, व्हीकल तो एक ही है ना, वाहन तो एक ही है, घोड़ा गाड़ी जिसको कहते हैं. तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे हैज आएगा. तो हॉर्स एंड कैरेज हैज अराइव्ड, घोड़ा गाड़ी आ गई है.
स्लो एंड स्टडी ये कहावत है, सेइंग है। वो एक रैबिट और टॉर्टस वाली स्टोरी है ना, कछुए और खरगोश वाली, कि जो रैबिट है वो रेस हार जाता है और जो टॉर्टस था कछुआ वो रेस जीत जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है लेकिन लगातार अपनी स्पीड से बढ़ता रहता है। तो स्लो एंड स्टडी, स्लो का मतलब धीरे चलने वाला, स्टडी का मतलब जो लगातार चलता रहे, जो रुके नहीं। अगर आप स्टडी हैं तो आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं, आप रुकते नहीं कहीं भी। तो जो इंसान स्लो होता है लेकिन जो इंसान स्टडी होता है वो एंड में रेस जीत जाता है। यानी ये दोनों क्वालिटीज अगर एक ही ह्यूमन बीइंग में होती हैं तो वो रेस जीतता है। तो बात यहां एक व्यक्ति की ही हो रही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। विन द रेस नहीं, विंस द रेस। अब आप चाहें तो इन्हें इस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेड एंड बटर को एक डिश की तरह नहीं लेना है, ब्रेड और बटर को दो अलग अलग मटेरियल्स के तौर पर लेना है, तो आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो, द ब्रेड एंड द बटर bought from the same grocery store. The horse and the carriage in the backyard. तो देखो इन एग्जांपल्स को, द ब्रेड एंड द बटर। अब आपने देखो ब्रेड और बटर दोनों के साथ आर्टिकल का यूज कर लिया, तो इसका मतलब ब्रेड एंड बटर यहां इस सेंटेंस में एक ब्रेकफास्ट की डिश नहीं है, एक ब्रेकफास्ट में खाने वाला आइटम नहीं है। यहाँ ब्रेड और बटर आप कह रहे हो ये दोनों चीजें हमने एक ही दुकान से खरीदी थी। ब्रेड और बटर हमने दो चीजें उसी ग्रोसरी स्टोर से खरीदी। तो द ब्रेड एंड द बटर वर बॉट फ्रॉम द सेम ग्रोसरी स्टोर। सेंटेंस पढ़ने से पता चल रहा है कि यहां डिश की बात नहीं हो रही। और वो जो पहले सेंटेंस था, ब्रेड एंड बटर इज हर फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है, तो यहां पे तो आप उसको ब्रेकफास्ट का एक आइटम मान रहे थे। सेंटेंस पढ़कर पता चल जाता है। इसी तरह से द हॉर्स एंड कैरेज, द हॉर्स एंड द कैरेज। अब आपने हॉर्स और कैरेज दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज किया, तो इसका मतलब कि घोड़ा और गाड़ी अभी दोनों को जोड़ा नहीं किया, अटैच नहीं किया गया, और दोनों जो है वो बैकयार्ड में है। बैकयार्ड मींस घर के पीछे का जो आंगन होता है उसमें। तो द हॉर्स एंड द कैरेज आर इन द बैकयार्ड। हॉर्स और कैरेज दोनों बैकयार्ड में है। आर्टिकल द हटाओगे तो इज आ जाएगा, द हॉर्स एंड कैरेज इज इन द बैकयार्ड, उसका मतलब हो जाएगा घोड़ा गाड़ी बैकयार्ड में है। द हॉर्स एंड द कैरेज का मतलब घोड़ा गाड़ी नहीं होता, इसका मतलब होता है घोड़ा और गाड़ी। दो बार आर्टिकल यूज करने से, दो बार डिटर्मिनर यूज करने से दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं फिर, तो फिर हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं उसके साथ। है ना, करी और राइस को भी अगर आप डिश की तरह नहीं देखना चाहते हो तो कह सकते हो द करी एंड द राइस
ऑन द डाइनिंग टेबल। इसका मतलब करी और राइस दोनों ही चीजें डाइनिंग टेबल के ऊपर हैं। तो द करी एंड द राइस आर ऑन द डाइनिंग टेबल। अब यहां करी और राइस को एक डिश और भी डिशेस बनाई होंगी आपने, ठीक है, और भी खाने के कई आइटम होंगे डाइनिंग टेबल पर, आप इनको दो अलग अलग आइटम्स के तौर पे देख रहे हो। द करी एंड द राइस आर ऑन द डाइनिंग टेबल। करी एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। उसको डिश के तौर पे लोगे तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। इस तरह से अगर उसको देखोगे तो फिर आपकी वर्ब प्लूरल की होगी। एक कहावत है, सेइंग है, एज एंड एक्सपीरियंस। अब क्या होता है, जो सेइंग्स होती है ना, कहावतें जो होती हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो फिर जो होती है वही काम में ली जाती है, उसको हम चेंज नहीं करते जनरली। तो एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग विजडम टू मैन। उम्र और तजुर्बा, उम्र और अनुभव इंसान को बुद्धिमान बनाता है। अब यूं अगर हम देखें तो एज और एक्सपीरियंस ये दो अलग अलग आइडियाज हैं। एज का मतलब उम्र, आयु, एक्सपीरियंस मींस अनुभव, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि एज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपका अनुभव जो है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ इंसान को वाइज बनाती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम और बुद्धिमान होते जाते हैं। तो एज एंड एक्सपीरियंस, अब इन दोनों को एक उसमें लिया जा रहा है, तो इसलिए कहा जाता है एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, ठीक है। इसको एक आइडिया की तरह लिया जा रहा है कि एज के साथ इंसान को जो अनुभव मिलता है वो इंसान को बुद्धिमान बनाता है। तो कहावत ये है, एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन। ब्रिंग नहीं, ब्रिंग्स, सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, तो ये था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 1, जिसमें आपने देखा कि अगर दो चीजें सब्जेक्ट में ऐसी हों जो एंड से कनेक्टेड हों तो क्या करना है उसका। उसके साथ जनरली प्लूरल वर्ब यूज करनी है, लेकिन कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है। और सिंगुलर वर्ब तब यूज होती है जब बात एक चीज की हो रही हो, एक पर्सन, एक एनिमल, एक ऑब्जेक्ट या एक आइडिया। एनिमल भी हो सकता है, देखो इस तरह से आप कह सकते हो a black and white dog seen in the house। उस घर में एक डॉग देखा गया, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट डॉग का ये मतलब भी हो सकता है कि दो डॉग्स देखे गए हों जिसमें से एक का रंग ब्लैक हो और एक का व्हाइट। और ये भी हो सकता है कि एक ही डॉग रहा हो जिसके दो कलर्स हों, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। तो अब देखो, आर्टिकल एक बार आया है तो इसका मतलब कि देयर वाज ओनली वन डॉग। उस घर के अंदर एक ही डॉग देखा गया जिसके दो रंग थे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ डॉग वर्ड हमने दो बार इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अंडरस्टूड है कि वो एडजेक्टिव आप डॉग के लिए ही यूज कर रहे हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग was seen in the house। लेकिन अगर हम यहाँ व्हाइट डॉग के साथ भी आर्टिकल यूज करते तो सेंटेंस होता ये, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट डॉग सीन इन द हाउस। मतलब उस घर में दो डॉग्स देखे गए जिनमें से एक का कलर था व्हाइट, दूसरे का था ब्लैक। तो ऐसे में फिर आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है।
A black and a white dog were seen in the house. So when you want to talk about two animals, you will use a plural verb. और जब आप एक ही एनिमल की बात कर रहे होते हो तब आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हो. तो ये था आपका रूल नंबर 1, पहला पॉइंट. अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट, रूल नंबर 2 की तरफ. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का. इसके एग्जांपल्स लिखूंगा मैं पहले, फिर उसके बाद में हम रूल्स की बात करेंगे. Mohan or his business partner owns or own this house. Either James or his brothers-in-law informed the police. Neither he nor his parents like to talk to strangers. Neither you nor I fluent in Hindi. एक बार इन सेंटेंसेस को देखिए, पढ़िए. अब देखिए, इन एग्जाम्पल्स में भी अगर आप सब्जेक्ट को देखोगे तो सब्जेक्ट में दो चीजें कनेक्टेड हैं, लेकिन इस बार एंड से नहीं, और से, नॉर से. तो एंड और में तो डिफरेंस होता है ना. एंड का मतलब होता है और, तथा, जबकि और का मतलब होता है अथवा, या. तो और जो है ना वो ऑल्टरनेटिव को इंट्रोड्यूस करता है. चॉइस मतलब दोनों में से कोई एक. तो अब आप सेंटेंस देखो पहला, मोहन और हिज बिजनेस पार्टनर ओन्स दिस हाउस या ओन दिस हाउस. मतलब ये घर या तो मोहन का है, मोहन इस घर का मालिक है, या मोहन का जो बिजनेस पार्टनर है वो इस घर का मालिक है. दोनों इस घर के मालिक नहीं है, दोनों में से कोई एक. जॉइंट ओनरशिप नहीं है. मोहन और हिज बिजनेस पार्टनर, एंड नहीं लिखा, और लिखा है. तो और का मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई एक. ठीक है. तो जब और से कनेक्टेड होते हैं दो नाउन्स सब्जेक्ट में, तो फिर हम क्या करते हैं, किसको देखते हैं. अब दोनों ही सिंगुलर है, मोहन भी और उसका बिजनेस पार्टनर भी. तो सिंगुलर वर्ब यूज करोगे ओन्स. मोहन और हिज बिजनेस पार्टनर ओन्स दिस हाउस
एस वाली वर्ब सिंगुलर की होती है ना, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जिन लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रखा है, टेंस पढ़ रखे हैं, उन्हें मालूम है सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस का यूज करते हैं। तो वर्ब के पीछे जब एस आता है तो वो वर्ब प्लूरल की वर्ब नहीं होती है, वो सिंगुलर की वर्ब होती है। आइदर जेम्स और हिज ब्रदर्स इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ का प्लूरल होता है ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉज नहीं, क्या होता है ब्रदर्स इन लॉ। या तो जेम्स ने या उसके ब्रदर्स इन लॉ ने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। तो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला कौन है? आइदर और का मतलब क्या होता है? आइदर और का मतलब या ये या वो। तो पुलिस को इन्फॉर्म करने वाला या तो जेम्स है या उसके ब्रदर्स इन लॉ है। उसके ब्रदर्स इन लॉ एक से ज्यादा हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या होता है कि जब भी आपका जो सब्जेक्ट है या दो सब्जेक्ट्स आपने कनेक्ट किए हैं, यूं कह देते हैं कि सेंटेंस में अगर आपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है और से, आइदर और से, आइदर और, या इसमें जैसे नाइदर नॉर से अगर आपने दो सब्जेक्ट कनेक्ट किए हैं तो क्या होता है वर्ब का यूज हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। वर्ब हमेशा किसके साथ एग्री करती है? सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट कौन सा? जो और के बाद में या नॉर के बाद में लिखा गया है वो, ठीक है ना। तो आइदर जेम्स और हिज ब्रदर्स इन लॉ, इसमें सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? ब्रदर्स इन लॉ, प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है हैव। आइदर जेम्स और हिज ब्रदर्स इन लॉ हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस। पुलिस को इन्फॉर्म किया या तो जेम्स ने या उसके ब्रदर्स इन लॉ ने। इसी तरह से देखो थर्ड सेंटेंस, नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो, ना ये ना वो, ना तो वो ना उसके माँ बाप अजनबियों से बात करना चाहते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर से बात करना ना तो उसे पसंद है ना उसके माता पिता को। तो नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स, तो पेरेंट्स प्लूरल है ना, तो हमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करनी है? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहला सब्जेक्ट है ही, दूसरा सब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, तो द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। पेरेंट्स प्लूरल है तो आप किसका यूज करोगे? लाइक का। Neither he nor his parents like to talk to strangers. Neither you nor I. इसमें फिर से neither nor आ रहा है, ना तुम ना मैं। हिंदी में ना तो तुम फ्लुएंट हो ना मैं फ्लुएंट हूं, ना मुझे हिंदी फ्लुएंटली बोलना आती है ना तुम्हें। तो neither you nor I, तो वर्ब जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी और सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है? I, तो I के साथ am। Neither you nor I am fluent in Hindi. ठीक है, तो यहां से हमें रूल नंबर 2 हमारा जो है वो मिल जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि when two subjects are connected by or either or, neither nor, and not only but also, एक और है not only but also, the verb agrees with the second subject. ये रूल आपसे कह रहा है कि जब आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हो, when two subjects are connected by, किससे कनेक्ट किया आपने? या तो और से, या either और से, या neither nor से, या फिर कभी कभी not only but also से। not only but also का मतलब क्या होता है? ना केवल ये पर वो भी, ना सिर्फ ये पर वो भी। तो जब आप ऐसा करोगे ना, जैसे जब आपने और का यूज किया सेंटेंस में, तो दो सब्जेक्ट्स होंगे सेंटेंस में, एक और से पहले दूसरा और के बाद में। इसी तरह से जब आप आइदर और का यूज करोगे तो एक सब्जेक्ट आइदर के बाद आएगा, दूसरा और के बाद।
नाइदर नॉर के केस में एक सब्जेक्ट नाइदर के बाद लिखा होगा, दूसरा नॉर के बाद। और सिमिलरली नॉट ओनली बट ऑल्सो के केस में जब आप इसका यूज सब्जेक्ट वाले पार्ट में करेंगे तो एक सब्जेक्ट नॉट ओनली के बाद, दूसरा बट ऑल्सो के बाद। तो अगर आप इस तरह से दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करोगे तो वर्ब का एग्रीमेंट कौन से वाले सब्जेक्ट के साथ होगा? सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट मींस बाद वाला सब्जेक्ट। और के बाद, नॉर के बाद या बट ऑल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आप लिखोगे उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप वर्ब यूज करोगे, जैसा कि हमने इन एग्जांपल्स में किया। मोहन और हिज बिजनेस पार्टनर, तो इसमें एक्चुअली हमने वर्ब इसके अकॉर्डिंग यूज की, किसके? बिजनेस पार्टनर। आइदर जेम्स और हिज ब्रदर्स इन लॉ, इसमें वर्ब हमने यूज की ब्रदर्स इन लॉ के अकॉर्डिंग। नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स, इसमें वर्ब को हमने एग्री करवाया किसके साथ? पेरेंट्स के साथ। यानी यहां पे हमें क्या करना है? वर्ब के पास में जो नाउन है, वर्ब के बिल्कुल पास वाला जो नाउन है उसे देखना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का एग्जांपल ले सकते हो। नॉट ओनली जॉन but also his colleagues. कलीग मतलब सहकर्मी जो साथ में काम करते हैं। नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो हिज कलीग्स। रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड दिया गया ना केवल जॉन को पर उसके कलीग्स को भी। ऑफिस में जो लोग उसके साथ काम करते थे, जॉन के साथ साथ उन्हें भी रिवॉर्ड दिया गया। तो नॉट ओनली जॉन बट ऑल्सो हिज कलीग्स। कलीग्स कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है, तो आप वर का यूज करोगे। Not only she, but also her sisters. Very clever. कि वो तो क्लेवर है ही, ना केवल वो क्या क्लेवर है पर उसकी जो सिस्टर्स हैं, उसकी जो बहनें हैं वो भी क्लेवर है, बहुत क्लेवर है। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हर सिस्टर्स आर वेरी क्लेवर। बट ऑल्सो हर सिस्टर्स आर वेरी क्लेवर। सेकेंड सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज करोगे। द वर्ब अग्रीज विथ द सेकेंड सब्जेक्ट। अब देखिए ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जैसे हम अभी एग्जांपल्स देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस में वर्ब की जगह ब्लैंक दे रखा होता है, आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको फिर सेंटेंस पढ़ के डिसाइड करना होता है कि सिंगुलर वर्ब यूज करनी है या प्लूरल। और दूसरे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं एरर्स वाले, कॉमन एरर के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंस करेक्शन वाले सवाल आते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है तो आपको फिर उस एरर को डिटेक्ट करके या तो उसको करेक्ट करने को कहा जाएगा या आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि बताओ सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, मिस्टेक है। ठीक है, जैसे सपोज ये आ गया either you or I are mistaken. Mistaken means भूल हुई है, गलती हुई है, या तो तुमसे गलती हुई है या मुझसे, हम दोनों में से किसी एक से मिस्टेक हुई है। either you or I are mistaken। अब ये सेंटेंस हमें दे दिया है ना, इस तरह से सेंटेंस को या तो पार्ट्स में डिवाइड करके दे देंगे, चौथा ऑप्शन दे देंगे नो एरर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, तो एरर तो साफ नजर आ रहा है ना। आइदर और के केस में वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होना चाहिए था?
आई के साथ, सेकंड सब्जेक्ट के साथ, सेकंड सब्जेक्ट आई है, आई के साथ आर नहीं एम आता है ना, तो एरर यहाँ है कहाँ, आर में, थर्ड पार्ट में। ये पार्ट 1 सेंटेंस का, ये पार्ट 2, ये 3, ये चौथा ऑप्शन नो एरर। अगर गलती नहीं होती तब तो हम ये लेते, लेकिन इसमें तो मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में हमें मिस्टेक को करेक्ट नहीं करना होता। ऐसे क्वेश्चंस जो आता है ना, इन्हें कहता है एरर डिटेक्शन। क्या कहता है? एरर डिटेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स या एरर डिटेक्शन। तो ऐसे में तो आपको सिर्फ एरर को डिटेक्ट करना है, मतलब पकड़ना है गलती कहाँ है। आपका आंसर होगा 3, 4 ऑप्शन 1 2 3 4, आपका आंसर होगा 3, थर्ड पार्ट में एरर है। आपको सेंटेंस को करेक्ट करके नहीं देना उन्हें, आपको सिर्फ उन्हें यह बताना है कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक है। दूसरे क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस करेक्शन के। सेंटेंस करेक्शन में अगर यही सवाल पूछा जाएगा तो इस तरह से आएगा, देखो, आइदर यू और आई आर मिस्टेकन। अब इसमें आर मिस्टेकन को करेंगे अंडरलाइन, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे देंगे नीचे। पहला इज मिस्टेकन, दूसरा एम मिस्टेकन, तीसरा हैज मिस्टेकन, हैज बीन मिस्टेकन, इस तरह से, और चौथा ऑप्शन दे देंगे नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो चेंज। तो अगर आपको लगता है कि सेंटेंस तो सही है, इसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है, तब तो फिर फोर्थ ऑप्शन नो चेंज। लेकिन अगर आपको इसमें गलती नजर आ रही है तो आपको बताना है कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसकी जगह यूज करें जिससे कि सेंटेंस ठीक हो जाए। ठीक है, तो इसमें आई के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होनी चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इन्हें कहते हैं सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन। इसमें आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। ये सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन है, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन तो देखो कैसा भी आ सकता है ना, ये जो अभी हम एग्जांपल्स ले रहे थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछे आपसे, कॉन्सेप्ट वही है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो वही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, बात समझ में आ गई है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से रखे आपके सामने, आप उसका आंसर दे पाएंगे। और कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कितनी भी करके चले जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो बाद में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे इसकी जरूर। फिलहाल हम लेते हैं रूल नंबर 3, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं इसमें भी पहले। He as well as you are customer. Patience as well as hard work needed to succeed in life. He together with his grandparents
gone to Shirdi. She along with her daughters traveling to America. All the boxes except this one contain sweets. एक बार फिर से पढ़ें इन एग्जाम्पल्स को. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पहले एग्जाम्पल्स लिखवा रहे हैं, पहले हमें रूल क्यों नहीं बता रहे, फिर बाद में एग्जाम्पल्स क्यों नहीं दे रहे ताकि हमें समझ में आ जाए बात. देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ग्रामर के जिन्हें एग्जाम्पल्स की मदद से अगर समझा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है. एक होता है रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना, कि पहले आपके सामने सारे रूल्स रखे जाएं और फिर आपको उसके एग्जाम्पल्स दिए जाएं. एक तरीका तो ये होता है. दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आपके सामने एग्जाम्पल रखा जाए, आपसे कहा जाए कि उस एग्जाम्पल को ज़रा एक बार देखो, पढ़ो, उसका एनालिसिस करो, ठीक है, समझो उस चीज़ को, और फिर बाद में अगर उसका रूल बताया जाए तो ये दूसरा तरीका है. तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो दूसरा वाला तरीका है, कौन सा, एग्जाम्पल से रूल, है ना, ये ज़्यादा अच्छा साबित होता है. ठीक है, स्टूडेंट को, लर्नर को ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है, क्योंकि क्या होता है कि लर्नर जो है ना पूरी तरह से ख़ुद को इन्वॉल्व कर लेता है. आप लर्नर्स हैं तो अगर मैं आपको पहले रूल बताऊंगा और फिर आपको उसके एग्जाम्पल दूंगा तो एक बार लगेगा कि हाँ ये तो वही तरीका है जिससे मैं हमेशा पढ़ता आया हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि पहले रूल आ जाए फिर उसका एग्जाम्पल. लेकिन क्या है ना, देखो इंग्लिश है, मैथमेटिक्स नहीं है. इंग्लिश है, जनरल नॉलेज नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, ज्योग्राफी नहीं है, लैंग्वेज है. इसमें जब तक लर्निंग के प्रोसेस में हम लर्नर्स, हम स्टूडेंट्स खुद को पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक फिर क्या है कि उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगा. ठीक है, मज़ा नहीं आएगा, उतनी अच्छी लर्निंग नहीं हो पाएगी. तो एग्जाम्पल्स देखने से क्या होता है कि आप जो है ना एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो मेंटली. मतलब आप सेंटेंस को पढ़ने लगते हो. एक तो है कि सेंटेंस को तो पढ़ना ही नहीं, ये तो तरीका मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो पहले रूल चाहिए. तो अगर ये सोचेंगे तब तो हम खुद को इन्वॉल्व करेंगे ही नहीं फिर तो. लेकिन अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये तो एग्जाम्पल्स हैं, पहले एक बार पहले मैं इन एग्जाम्पल्स को देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, ठीक है, मैं खुद को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उसमें, और फिर मुझे जब रूल बताया जाएगा तो वो रूल मुझे रटना नहीं पड़ेगा, मुझे समझ में आ जाएगा. ठीक है, और फिर एक बार में ही काम हो जाएगा बहुत अच्छे से. ठीक है, ये जो तरीका होता है ना एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाने वाला, इसमें क्या होता है कि फिर बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती, चीज़ों को रटना नहीं पड़ता. एक बार अगर आप ध्यान से सुन लेते हो लेक्चर को तो दोबारा वो चीज़ जब भी सामने आती है ना तो आप उसको कर लेते हो, ईजी हो जाता है आपके लिए. तो इसलिए हमने आपको पहले एग्जाम्पल्स दिए हैं, ही एज वेल एज यू. अब ये थोड़े अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, इसमें हमने यूज़ किया एज वेल एज का. पहले सेंटेंस में एज वेल एज का मतलब क्या होता है, ही एज वेल एज यू. एज वेल एज का मतलब होता है की तरह. एज वेल एज मीन्स के साथ साथ, की तरह. ही एज वेल एज यू आर कस्टमर. सेंटेंस कह रहा है कि तुम्हारी तरह वो भी हमारा कस्टमर है. जिस तरह से आप हमारे कस्टमर हो ठीक वैसे वो भी हमारा कस्टमर है. तब इसमें ही और यू, अब वर्ब किसके साथ जाएगी, ही के साथ या यू के साथ. ये दो अलग अलग प्रोनाउंस है ना, ही के साथ इज आता है, यू के साथ आर आता है. तो हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि वर्ब का यूज ही को देख के करें या यू को देख के. तो इसमें वर्ब जो है ना वो आपकी ही के साथ एग्रीमेंट में होगी. ही एज वेल एज यू इज आर कस्टमर.
सेंटेंस का मतलब होगा आपके साथ साथ आपकी तरह वो भी हमारा कस्टमर है। आप तो हमारे कस्टमर हैं ही, लेकिन वो भी हमारा कस्टमर है। तो होता क्या है कि एज वेल एज का जब यूज होता है ना सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में, सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में अगर एज वेल एज का यूज हुआ है तो एज वेल एज के बाद वाले नाउन को नहीं देखना, एज वेल एज से पहले वाले नाउन को देखना है। एज वेल एज से पहले कौन सा नाउन है या प्रोनाउन है, तो जो नाउन एज वेल एज से पहले यूज हुआ है उसके अनुसार आप वर्ब यूज करेंगे। यहाँ ही है तो ही के अकॉर्डिंग आप इसका यूज करेंगे। ही एज वेल एज यू इज आवर कस्टमर। ठीक है, तो यहां एज वेल एज का मीनिंग मैं लिख देता हूं। एज वेल एज मीन्स की तरह, के साथ साथ, आपकी तरह, आपके साथ साथ। पेशेंस एज वेल एज हार्ड वर्क नीडेड टू सक्सीड इन लाइफ। लाइफ में, जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ धैर्य की भी जरूरत होती है। पेशेंस एज वेल एज हार्ड वर्क का मतलब क्या? इसका मतलब है हार्ड वर्क के साथ साथ पेशेंस, मेहनत के साथ साथ धैर्य। इसका यह मतलब नहीं है कि धैर्य के साथ साथ मेहनत। देखो इसको है ना उल्टा इसके साथ पढ़ना है। अब जैसे ही एज वेल एज यू का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ साथ तुम भी हमारे कस्टमर हो। इसका मतलब है तुम्हारे साथ साथ वो भी हमारा कस्टमर है। यानी ये एज वेल एज को इसके साथ जोड़ के देखना है। किसके साथ? यू के साथ। इसी तरह से इस सेंटेंस में एज वेल एज को किसके साथ? हार्ड वर्क के साथ जोड़ना है। मेहनत की तरह, मेहनत के साथ साथ धैर्य की भी जरूरत होती है सफल होने के लिए। तो पेशेंस एज वेल एज हार्ड वर्क इज नीडेड टू सक्सीड इन लाइफ। वर्ब किसके साथ जाएगी? पेशेंस के साथ। एज वेल एज से पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करेंगे। इज नीडेड टू सक्सीड इन लाइफ। ही टुगेदर विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स गॉन टू शिरडी। शिरडी गया है कौन? वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ वो शिरडी गया है। तो टुगेदर विद का मतलब क्या होता है? के साथ। तो बिल्कुल वही रूल अप्लाई होगा यहाँ पे। अगर टुगेदर विद का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में किया गया है तो टुगेदर विद से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसको देखेंगे और वर्ब यूज करेंगे। टुगेदर विद से पहले क्या है? ही है। ही के साथ वर्ब यूज, ही के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होगा, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं। तो ही टुगेदर विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैज गॉन टू शिरडी। शी अलॉन्ग विद हर डॉटर्स। अब अलॉन्ग विद का मतलब वही होता है जो टुगेदर विद का होता है, के साथ। अलॉन्ग विद मीन्स के साथ। तो शी अलॉन्ग विद हर डॉटर्स का मतलब अपनी बेटियों के साथ, अपनी डॉटर्स के साथ वो अमेरिका की यात्रा पर जा रही है। इज ट्रैवलिंग टू अमेरिका। शी के साथ वर्ब एग्री होगी, डॉटर्स के साथ नहीं। वर्ब का एग्रीमेंट शी के साथ होगा, हर डॉटर्स के साथ नहीं। ये क्या होता है? ये हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि हिंदी हम पहले सीख चुके होते हैं या हमारी जो भी मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज है, तो उसमें और इंग्लिश में फ़र्क होता है। वर्ड ऑर्डर अलग होता है। देखो हिंदी में जो बात हम कहते हैं, हिंदी में जो वर्ड्स का ऑर्डर है, जो शब्दों का क्रम है, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स का ऑर्डर होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है कई बार। तो हम वर्ड के नीचे वर्ड रखकर कभी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर आपको इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है या हिंदी के सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है ना, तो ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता। वर्ड फॉर वर्ड मीन्स कि वर्ड के नीचे वर्ड रखो, अनुवाद करते जाओ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में जो शब्दों का क्रम है, जो वर्ड्स का ऑर्डर है, वो अलग होता है। ठीक है, तो शी अलॉन्ग विद हर डॉटर्स। अब इसको हिंदी में कैसे कहोगे? इसको हिंदी में ऐसे कहोगे, अपनी बेटियों के साथ वो अमेरिका की यात्रा पर जा रही है। All the boxes except this one. Except means except preposition होता है। except मतलब को छोड़कर, कि एक इस बॉक्स को छोड़कर बाकी सारे बॉक्सेस में मिठाइयां हैं। All the boxes except this one contain sweets. इसमें verb का यूज आपको किसके अकॉर्डिंग करना है? except से पहले वाला जो नाउन है, all the boxes, boxes के अकॉर्डिंग। all the boxes except this one contain स्वीट्स। सभी बॉक्सेस में स्वीट्स हैं, सिर्फ एक एक्स बॉक्स को छोड़कर।
तो देखो पॉइंट क्या है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 कहता है कि अगर सेंटेंस में एज वेल एज, सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ या एक्सेप्ट का यूज हुआ हो, तो इन चीजों से, इन एक्सप्रेशन से पहले वाला जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करें, बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग नहीं। एक्सेप्ट के बाद में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है एक्सेप्ट से पहले कौन सा नाउन है उसको। इसी तरह से अलोंग विथ के बाद में कौन सा नाउन है, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विथ इट, हमें देखना है अलोंग विथ से पहले कौन सा नाउन है, टुगेदर विथ से पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो इनके मीनिंग्स अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एज वेल एज का मतलब की तरह, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, कभी कभी सिर्फ विथ आता है ना, इसका मतलब होता है के साथ। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, के सिवाय, एक्सेप्ट। अब रूल क्या है देखो, रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि द वर्ब एग्रीज विथ, द वर्ब agrees with the noun or pronoun coming before as well as together with, along with, except, but, कभी कभी एक्सेप्ट की जगह बट का यूज होता है, भी देखेंगे कैसे होता है। besides and including, besides and including, अब देखो क्या कह रहा है ये रूल आपसे, ये रूल कह रहा है कि the verb agrees with the noun or pronoun coming before as well as, together with, along with, except, but, besides and including। ये जो चीजें हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनसे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब यूज की जाती है। जब भी इन चीजों का यूज सब्जेक्ट वाले पार्ट में होगा सेंटेंस के, तो इनसे पहले कौन सा नाउन या प्रोनाउन लिखा है उसको देखेंगे और वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इनके बाद में कौन सा नाउन है प्रोनाउन है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो एक्सेप्ट का मतलब को छोड़कर, कभी कभी इसी सेंस में बट का यूज किया जाता है। बट वैसे तो एक कंजंक्शन है जिसके और भी मतलब होता है, लेकिन यहां मैं जिस बट की बात कर रहा हूं उसका मतलब है को छोड़कर। कभी कभी सेंटेंस में बट का मतलब होता है को छोड़कर, एक्सेप्ट। बिसाइड्स के अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड नहीं है, बिसाइड्स है, देखो एस लगा है पीछे। बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त, के अलावा। है ना, तो ये वाले वर्ड्स अगर हैं तो आप पहले वाले नाउन को देखेंगे, बाद वाले को नहीं। एग्जाम्पल्स लेते हैं और everyone
except the two brothers. To go back. All the houses except this one occupied. Nobody but you responsible for the delay. English. Besides Hindi and Sanskrit, taught to the students. अब जरा देखें एक बार इन एग्जाम्पल्स को. रूल नंबर 3 के ही एग्जाम्पल्स हैं. Everyone except the two brothers. उन दो भाइयों को छोड़कर बाकी सब लोग वापस जाना चाहते हैं. हर कोई वापस जाना चाहता है सिर्फ उन दो भाइयों को छोड़कर. एक्सेप्ट द टू ब्रदर्स. अब इसमें दो ऑप्शंस हैं, वॉन्ट्स और वॉन्ट. अब ब्रदर्स को नहीं देखना है ना, ब्रदर्स एक प्लूरल नाउन है. हमें देखना है एक्सेप्ट से पहले वाले नाउन को या प्रोनाउन को. तो एक्सेप्ट से पहले तो आ रहा है एवरीवन, और ये हमें पता है अच्छी तरह से एवरीवन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है. एवरीवन कौन सा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर. तो इसके लिए वॉन्ट्स आएगा. एवरीवन एक्सेप्ट द टू ब्रदर्स वॉन्ट्स टू गो बैक. हालांकि एवरीवन का मतलब तो सभी से है, लेकिन एवरीवन के साथ जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर की होती है हमेशा. एवरीवन एक्सेप्ट द टू ब्रदर्स वॉन्ट्स टू गो बैक. उन दो भाइयों को छोड़कर बाकी हर कोई वापस जाना चाहता है. ऑल द हाउसेज एक्सेप्ट दिस वन आर ऑक्यूपाइड. ऑक्यूपाइड का मतलब कि उसमें लोग रहते हैं. अगर कोई घर हाउस ऑक्यूपाइड है तो इसका मतलब वो खाली नहीं है, उसमें लोग रहते हैं. तो आप कह रहे हो कि सभी घर ऑक्यूपाइड हैं सिर्फ एक इस घर को छोड़ के, यानी एक ये घर खाली है, बाकी सभी ऑक्यूपाइड है. तो इसमें वर्ब किसके साथ जाएगी? हाउसेस के साथ. ऑल द हाउसेस. ऑल द हाउसेस के साथ आप आर का यूज करोगे. ऑल द हाउसेस आर ऑक्यूपाइड एक्सेप्ट दिस वन. नोबडी बट यू. अब यहां बट का मतलब वो लेकिन किंतु परंतु से नहीं है. यहां बट का मतलब है एक्सेप्ट से. नोबडी एक्सेप्ट यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. कि जो डिले हुई है, जो देर हुई है, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो. तुम्हें छोड़कर कोई और जिम्मेदार नहीं है. नोबडी एक्सेप्ट यू. तो इसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? नोबडी के अकॉर्डिंग. और नोबडी सिंगुलर होता है. तो नोबडी एक्सेप्ट यू या नोबडी बट यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले. In this sentence, but means except. English besides Hindi and Sanskrit taught to the students. हिंदी और संस्कृत के अलावा स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है. इस सेंटेंस का हिंदी में अगर अनुवाद करोगे तो यह आएगा कि हिंदी और संस्कृत के अलावा स्टूडेंट्स को इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है. वर्ब किसके साथ जाएगी? इंग्लिश के साथ. बिसाइड से पहले आने वाले नाउन के साथ इज का यूज करो. Is taught to the students. है ना? तो बिल्कुल इन एग्जाम्पल्स में हमने इस रूल को फॉलो किया है. रूल क्या है? द वर्ब अग्रीज विथ द नाउन और प्रोनाउन कमिंग बिफोर एज वेल एज टुगेदर विथ, along with, except, but, besides and including.
एक आधा एग्जाम्पल आप इंक्लूडिंग का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इंक्लूडिंग मीन्स, इंक्लूडिंग का मतलब उसको शामिल करके, एक्सेप्ट का मतलब उसको छोड़कर, इंक्लूडिंग उसका ऑपोजिट होता है। इंक्लूडिंग मीन्स उसको मिलाकर। All the students including Ramesh gone home। सभी स्टूडेंट्स घर चले गए हैं और उनमें रमेश भी शामिल है। ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग रमेश, अब वर्ब रमेश के अकॉर्डिंग नहीं, ऑल द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यूज होगी, और स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव आएगा। ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉन होम इंक्लूडिंग रमेश। ऑल द स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग रमेश हैव गॉन होम। इंक्लूडिंग से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज की। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 3। इसमें और बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, रूल्स हैं, हम उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है, ये जो चीज़ें हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा, इन एग्जाम्पल्स को, और याद करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।